हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्निफिसेंट नॉलेज एंड दिस इज चंदन सर। डियर ऑल स्टूडेंट, आज की जो ये वीडियो है वो लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है बीएसएफ में उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, उसकी प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्ट्रेटेजी की चर्चा को स्टार्ट करने से पहले आज की जो वीडियो है मैं उसकी शुरुआत करना चाहूँगा ओलंपिक से। जो अभी कंटिन्यूस टोक्यो ओलंपिक चल रहा था, जो अब फिनिश होने के कगार पे है, उसमें हमने कल रिसेंटली गोल्ड जीता है। यानी हमारे बेहतरीन भाला फेंक चैंपियन में नीरज चोपड़ा ने इंडिया को गोल्ड जितवाया है, गोल्ड दिलाया है। इसके लिए उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट को बधाइयाँ जो कि एक स्पोर्ट्स से लेके किसी भी डिपार्टमेंट में वो अपने गोल को अचीव करने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं, कंटिन्यूस अपना लेबर दे रहे हैं, अपना फोकस एंड कंसिस्टेंसी दे रहे हैं। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा, अपने जो ओलंपिक्स में हमारी जो लड़कियां थी, हमारी जो बच्चियां हैं, जो हॉकी में हालांकि हमें गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल नहीं दिला सकी, लेकिन उनकी भी मेहनत को सलाम। क्योंकि हमारे जो कंट्री है बच्चियों को लेकर कैसा सोच रखता है, कितना उनको लो कैटेगराइजेशन से सोचता है, उनको कितना फैसिलिटी देता है, सारे हम लोग वाकिफ़ हैं इस बात से। उसके बाद भी उन्होंने जो उनके पास बेस्ट था वो दिया, और वो बेस्ट देके मैंने देखा है उनके सारी बायोग्राफी मैंने पढ़ी, मोस्ट ऑफ जो प्लेयर्स थे उनकी पढ़ी है, जो झारखंड के बिल्कुल रूरल एरिया से बिलोंग्स करते हैं, हरियाणा के रूरल एरिया से बिलोंग्स करते हैं, कुछ उड़ीसा के रूरल एरिया से बिलोंग्स करते हैं, और ऐसे एरिया से जहाँ पे कि ना उन्हें इवन ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी था, ना उनके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी थी, ना कोई वाहन था, ना उनको अच्छे से खाना। एक थी खिलाड़ी, मैंने उनका पर्सनल नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये पर्सनल लिमिटेड होगा। उन पर डे उनको डाइट में आधे लीटर की दूध ज़रूरत पड़ती थी ड्रिंकिंग करने के लिए, ताकि कुछ फिटनेस रहे। उनके घर में इतनी एफिकेसी नहीं थी कि आधा लीटर भी दूध उनके यहाँ लिया जाए, तो उनकी माँ 250 ml दूध लाती थी और उसमें पानी मिला के लोग आधा लीटर कर लेते थे और देन उसको कंज्यूम करते थे। दिस इज़ द थिंकिंग ऑफ देयर गोल्स, अचीविंग ऑफ देयर गोल, कि गोल को अचीव करने में कोई भी बाधाएं आपको रोक नहीं सकती हैं। और जितना उन्होंने हमारा फक्र से, हम इंडियंस को फक्र से अपने सर को ऊंचा करवाया है, उतना इवन किसी लड़के ने नहीं करवाया। तो उन बच्चियों को भी सलाम, और उनको ऐसे हजारों लाखों बच्चियों को जो अपने आप में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट विशेस। और वो कर सकती हैं, ऐसा कोई बाधा नहीं है, ऐसा कोई भी इलिमेंट्स नहीं है जो आपको रोक सकता है अपने गोल को अचीव करने में। अब मैं आता हूँ आपकी जो वीडियो आज के स्टार्ट होने वाले बीएसएफ की प्रिपरेशन के बिहाफ पे। उसके पहले मैं ये बता दूं कि ये जो प्रिपरेटिव वीडियो है उन सभी स्टूडेंट के लिए, ऐसा नहीं कि जो बीएसएफ की एग्ज़ाम की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो इससे फ़ायदा मिलेगा ही, उनको इससे बेनिफिट होना ही होना है। साथ ही साथ वैसे सारे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल देखना चाहते हैं, तो इस स्ट्रेटेजी पे अभी से वो पढ़ें तो सेटल हो सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन इस बात का है कि सर एग्ज़ाम कब होगा लैब टेक्नीशियन जो वैकेंसी है बीएसएफ की। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया तो इसको थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। ऐसे एग्जैक्ट जानकारी कि एग्ज़ाम कब होगी इसका केवल बीएसएफ काउंसिल को ही है, उसके अलावा किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं, इंक्लूडिंग नो एनीवन। किसी को, दिस इज अ डिस्क्लोज मैटर, और किसी को बताते नहीं है पहले कि आपको तब एग्ज़ाम होगा। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जिस भी उस बिहाफ पे मैं आपको थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से बता देना चाहता हूँ। क्योंकि इसका जो वैकेंसी की जो फॉर्म थी वो आई थिंक 26 जुलाई तक इन्होंने फॉर्म ही फिल किया है, ठीक है। तो 26 जुलाई को फॉर्म क्लोज हुआ है, 27-28 यानी जुलाई पूरा फिनिश हो गया। अगस्त में ये जो है सारे फॉर्म की एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगस्त में जो है सारे फॉर्म का एनालिसिस होगा, अगस्त 2021 में एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद जो फॉर्म कैंसिल करना होगा उसे कैंसिल करेंगे, और जो आगे प्रोसीड करना होगा उसको आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। होल अगस्त ये आप लेंगे, और अगस्त के लास्ट में एक सारा वर्क 1 महीने के अंदर पूरा हो सकता है। अगस्त के लास्ट में जो है अगर इमीडिएटली काम चलता रहा तो ये एडमिट कार्ड प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? एडमिट कार्ड प्रिपेयर होना स्टार्ट होगा इन द लास्ट ऑफ द अगस्त। एंड सितंबर के फर्स्ट में, या तो सितंबर के फर्स्ट में या तो सितंबर के फर्स्ट वीक के बाद क्वेश्चन प्रिपेयर होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो होल सितंबर अपन ले सकते हैं कि एडमिट कार्ड प्रिपरेशन एंड क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन में लग सकता है। एंड लास्ट ऑफ सितंबर
हो सकता है कि एग्ज़ाम की डेट रिलीज हो, कब? सितंबर 21 के लास्ट में, लास्ट वीक ऑफ सितंबर एग्ज़ाम की डेट रिलीज होगी। एंड हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या मिड ऑफ अक्टूबर आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मिड ऑफ अक्टूबर एग्ज़ाम हो सकता है। दिस इज द टेंटेटिव। अगर सारा कुछ काम इतना फास्टली चलता रहा तो, लेकिन इतना काम फास्टली नहीं चल सक पाता है, इसके बिहाइंड दो रीज़न है। एक तो गवर्नमेंटल वैकेंसी है, तो कुछ प्रोसीजर लेंदी होते हैं गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि वहाँ मैं ऐसा नहीं करूँ कि वहाँ पे काम स्लो होता है, वहाँ पे इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं कि उसमें ऑटोमेटिक है कि वो उतना थोड़ा लेंदी होता है प्रोसीजर, ठीक। दूसरा कि अभी कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, तो इसके कारण भी सिचुएशन थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट क्रिएट कर देता है हर एक वर्क को करने में, तो इसके चलते भी एग्ज़ाम एक्सटेंड लॉन्ग ड्यूरेशन तक ले सकता है। लेकिन अभी जो आपको प्रिपरेटिव फोकस लेकर चलना है वो अक्टूबर का 2020 अक्टूबर को लेकर चलना है कि हमें 2020 के अक्टूबर में इसके सारे सिलेबस को पढ़ लेना है। अगर एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया या जनवरी हो गया, तो आपको वो सारे कंटेंट को रिवाइज करने के और भी मौका मिल जाएगा और बेहतर प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। ऐसे ये सारे प्रोसेस करने में इतना टाइम लग सकता है, लेकिन अगर एक्टिव आईटी टेक्नोलॉजी है आपके पास तो ये सारे प्रोसेस 10 दिन के अंदर भी कंप्लीट हो सकते हैं, विद इन 10 डेज भी इन्हें कंप्लीट किया जा सकता है, और हो सकता है कि एग्जाम 10 दिन के बाद भी लिया जा सकता है। दीज आर द एक्टिवली प्रोसेस, बट इतना होना नहीं है, और हो गया तो भी आपको तैयार रहना है। लेकिन आप मान के चलो कि आपको अक्टूबर में अपनी सारे सिलेबस जो है उसको फिनिश कर देना है, जो भी आपको सिलेबस कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। ये है आपको कन्फ्यूजन ऑन द एग्जाम, सो आप कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर रखें कि अक्टूबर तक आप टारगेट लेके चलो। नेक्स्ट वन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो इस प्रिपरेशन, चूँकि मेरे वीडियोस जो है स्टूडेंट के साथ साथ बहुत सारे पेरेंट्स भी देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास क्वेरीज भी आते हैं, तो मैं पेरेंट्स को भी थोड़ा सा आपको देना चाहता हूँ जो एक वर्ड है, दैट इज़ द डेडिकेशन। अभी इस डेडिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर सक्सेस होता है, इवन आप हो, मैं हूँ, या कोई भी इंडिया के कोई भी स्टूडेंट्स अगर सक्सेस होते हैं तो उनका डेडिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इवन उसमें डेडिकेशन पेरेंट्स की भी होनी चाहिए, उसमें डेडिकेशन टीचर की भी होती है, और उसमें डेडिकेशन सेल्फ स्टूडेंट का भी होता है। ऐसा नहीं कि एक टीचर आपको पढ़ा दिया और आप सक्सेस हो जाओगे। एक टीचर का आपको कंटेंट देना काम होता है, आपको लाइनअप देना, रास्ता देना, सारे मेहनत, सारे फोकस, सारे गोल आप पे डिपेंड करता है। हम तो केवल आपको रेस में दौड़ना कैसे है, पाँव कैसे रखना है, वो एक टीचर आपको सिखाता है, लेकिन रेस में दौड़ना भी आपको पड़ता है, दौड़ के लिए प्रैक्टिस भी करना आपको पड़ता है, और साथ साथ उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है। अभी जो नीरज चोपड़ा कल जो गोल्ड जीते हैं, मैं उनका अखबार पढ़ रहा था आज सुबह में, जो उनके बारे में न्यूज़ छपी थी उसका मैं अखबार न्यूज़ देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मैंने उनका जो डेडिकेशन ऑफ फ्लो है, देखो आप कितना स्ट्रांग है, कि मैंने उनका पढ़ रहा था कि वो नीरज चोपड़ा प्रीवियस 2 साल से ना उन्होंने कोई सोशल मीडिया, फेसबुक यूज किया है, ना व्हाट्सएप यूज किया है, ना यूट्यूब देखा है। मतलब उन्हें इवन इन सभी चीज़ों से डिस्कनेक्ट थे वो, और केवल क्यों थे डिस्कनेक्ट, क्योंकि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो उनका फोकस ऑफ अचीविंग फॉर गोल, भाला फेंकना है मुझे 88 मीटर, 100 मीटर, 88 मीटर यहाँ होता है, 100 मीटर देखो कितना बड़ा दूरी होता है, उतना दूरी तक भाला फेंक देना बहुत बड़ा टफ चीज़ है, और वो भी गोल के अकॉर्डिंग। तो क्यों था, क्यों डिस्कनेक्ट थे? बिकॉज ऑफ, अगर ये सारी चीज़ों से आप जुड़े हुए रहते हैं तो आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट रहते हैं इन सभी चीज़ों में। इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप आज से फेसबुक चलाना छोड़ दो, व्हाट्सएप चलाना छोड़ दो, मल्टीमीडिया चलाना छोड़ दो। उनका ऐसा काम था, क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेट होना था, तो उन्होंने छोड़ दिया, 2 साल से नहीं देखा, तब जाके आज उन्हें गोल्ड मिला। आपको भी गोल्ड मिल सकता है, चलाते हुए भी मिल सकता है। फेसबुक, व्हाट्सएप सारे इंजॉय करो, टेलीग्राम भी चलाओ, यूट्यूब भी देखो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उसके लिए आप समय निर्धारित रखो, आप उसके एडिक्शन मत बनो, आप उसके आदी मत बनो। फेसबुक, व्हाट्सएप क्या आपको दिला सकता है यार? फेसबुक चला के किसने अभी आपको, किसने बोला कि फेसबुक चला के मैं IIT क्वालिफाई कर लिया, फेसबुक चला के मैंने ये सर्विस ले लिया? ऐसा पॉसिबल है क्या? तो सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, अपनी तवा सेकने के, अपनी तवा पे रोटी सेकने के सोशल मीडिया पे एक्टिव है। इवन मैं, जो मेरा काम सारा सोशल मीडिया से ही चलता है, यूट्यूब से चलता है, ऐप से चलता है, प्ले स्टोर से, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं खुद अपनी बताता हूँ कि मुझे फेसबुक चलाना बहुत ही इरिटेटिव थिंग्स लगता है। केवल जो सिलेक्टिव
हमारे पोस्ट होते हैं वो कभी मैनेजमेंट टीम डालती है, लेकिन मैं फिर भी मना करता हूँ। मुझे बहुत इरिटेटिव लगता है क्योंकि बहुत ही बेकार का प्लेटफॉर्म, मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके जो प्लान्स हैं, गोल्स है, उसके लिए कह रहा हूँ। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ कि फेसबुक आप नहीं चला सकते हैं इवन, ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ था कि डेडिकेशन, इसमें आपको पेरेंट्स जो भी वीडियोस देखते हैं, आप पेरेंट्स को भी बच्चों को डेडिकेशन देना होगा, क्योंकि ये बीएसएफ की वैकेंसी है। बच्चा मॉर्निंग में जग रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कि नहीं जग रहा है, उसे प्रॉपर अमाउंट में डाइट मिल रहा है कि नहीं, दूध चाहिए उसको रोज तो दूध मिल रहा है कि नहीं, चना चाहिए तो चना मिल रहा है कि नहीं, गुड़ चाहिए तो गुड़ मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि फिजिकल फिटनेस इसमें भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन आपको सारे थ्योरी पार्ट के बाद सीधा आपका सिलेक्शन फिजिकल अपीयरेंस पे डिपेंड करता है। तो इसमें पहला तो पेरेंट्स का डेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द डाइट एंड द मेंटेनेंस। सेकेंड वन पेरेंट का डेडिकेशन है कि बच्चे को आप एक इस गाइडलाइंस में रखें कि हमारा बच्चा जो अगर इस प्रिपरेशन कर रहा है तो इसके लिए सही वे में कर रहा है या नहीं, कहीं मोड ऑफ एक्शन जो है इसका डिफरेंट तो नहीं है, कहीं अलग तो नहीं जा रहा। तो थोड़ा इसमें डेडिकेशन पेरेंट्स को भी लगाना होगा और थोड़ा डेडिकेशन बच्चों आपको भी लगाना होगा। और मेरा जितना डेडिकेशन है मैं आपको 110% दूंगा या दे रहा हूँ, ठीक है। एक थी बात है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है कि स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे पढ़ना है। एक वर्ड स्ट्रेटेजी का हिंदी होता है, बहुत बड़ा इसका वर्ड है। स्ट्रेटेजी मीन्स होता है कि लक्ष्य प्राप्ति की योजना, जो आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, गोल प्राप्त करना है, कि उसको योजना आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, जो मैं अभी आपको प्रिपरेशन के लिए शेड्यूल दे रहा हूँ, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो हो सकता है एक कॉमन स्टूडेंट को देख के मैंने बनाया है, लेकिन ये हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के पास सिचुएशन डिफरेंट होता है। कुछ स्टूडेंट जो है लैब में काम कर रहे हैं, कुछ हार्ड वर्किंग करते हुए भी उनको पढ़ना होता है, बहुत सिंसियर होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है अपनी आंखों से, प्रैक्टिकली मैंने देखा है उनको। कुछ को है कि घर के भी काम करने होते हैं, हॉस्पिटल्स के भी काम करने और पढ़ने भी हैं, तो उनका हर एक स्टूडेंट का सिचुएशन अलग अलग होता है। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं कि मैंने आपको बना के दे दिया तो आप इसी को केवल फॉलो करना स्टार्ट कर दो, आपके सारे काम नुकसान में हो जाए, पेंडिंग हो जाए। आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं एक आपको बस फ्लो चार्ट दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपकी मैक्सिमम चांस है सिलेक्शन के, ठीक है। स्ट्रेटेजी में सबसे पहले स्टार्ट करूँगा। अब क्या है कि जो मैं क्लासेस स्टार्ट किया हूँ, देखिए क्लासेस को आप पहले समझिए कि क्लासेस कैसे होता है, जो आपको बीएसएफ के लिए दिए जा रहे हैं क्लासेस, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है। अब कंटेंट क्लासेस में आपको दो पार्ट है, एक टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट है एंड एक टेक्निकल पार्ट है। नॉन टेक्निकल पार्ट में हम लोग केवल आपको गाइड कर सकते हैं या गाइड कर रहे हैं कि आपको कौन से बुक्स लेना है, आपको कौन से कंटेंट पढ़ने हैं और कैसे पढ़ना है, ये केवल आप करेंगे। ये आपको इतना सा किया जाएगा नॉन टेक्निकल पार्ट में, जो कि 25 मार्क्स का है। एंड टेक्निकल पार्ट जो कि 75 मार्क्स का है, इसमें भी आपको दो पार्ट बनाया गया है, ह्यूमन एनॉट एंड पैथोलॉजिकल पार्ट। ये जो टेक्निकल पार्ट है आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए, टेक्निकल पार्ट में 75 मार्क्स का है और एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अ बिग टॉपिक है। क्या है? बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस इतने सारे कंटेंट को हम लोग टारगेट कब लेके चल रहे हैं? अक्टूबर लेके चल रहे हैं, अक्टूबर 2021 लेके चल रहे हैं। और स्टार्ट कब से हुए क्लासेस? आपको स्टार्ट हुए हैं जुलाई से, और लगभग 10 जुलाई से हमारा बैचेस कंसीडर किए हैं, ठीक है, 9 to 10 जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने में इतना बिग पार्ट ऑफ 75 मार्क्स के कंटेंट को कवर कर पाना इम्पॉसिबल सा है। और अगर हम लोग इसको आगे माइग्रेट करके ले जाते हैं तब फिर समझ लो कि आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको कंटेंट नहीं मिल पाएगा। तो अभी जो प्लान है स्ट्रेटेजी के, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो क्लासेस लिया जा रहा है, स्ट्रेटेजी पे आऊँगा, उससे पहले बता रहा हूँ कि क्लासेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें आपको वैसे कंटेंट्स जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड एज ए रिकॉर्डेड लेक्चर प्रेजेंट है, वो आपको पहले रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जा रहा है, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर देने के बिहार रीजन ये है कि आपको कंटेंट एक बार में प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो कंटेंट मिलने के बाद आपको इमीडिएटली प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो अभी लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया आपको
लगभग तो अप्रोक्स भी तो 100+ लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं। अब 100+ लेक्चर मिला है और कोई आज स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है क्लास, तो बोलता है कि सर मेरे पास 100+ लेक्चर है, पर डे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी अपलोड हो रहा है और पहले वाले 100 लेक्चर्स जो आपको एक साथ मिल गया, और अभी भी बोलो सर 100+ में आप पर डे रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड भी हो रहा है। तो अब ये दोनों को, उसके पास समस्या क्या रहा स्टूडेंट के पास, आज क्लास ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के साथ ही उसको 100 के लेक्चर मिल गए और पर डे लेक्चर भी, न्यू लेक्चर भी मिलते जा रहा है। तो प्रॉब्लम उसके पास ये रहा है कि पहले वाले जो 100+ लेक्चर्स हैं उन्हें कैसे हम कवर करें और जो नए न्यू लेक्चर मिलते जा रहे हैं उनको कैसे कवर करें। दोनों बर्डन यहाँ पे आ रहा है। इसी के बारे में फोकस ऑफ गोल कि आज आप कैसे पढ़ेंगे उस पर मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है, देखिए आप जो भी आपके सब्जेक्ट हैं टेक्निकल पार्ट के, उनको पहले आप 5 पार्ट में डिवाइड करो। कितने पार्ट में बांटना है आपको? 5 पार्ट में, और उनको 5 डेज के अकॉर्डिंग रखो। जैसे आपने फर्स्ट में कंसिडर कर लिया मंडे, देन ट्यूसडे, ठीक है, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे एंड देन फ्राइडे। अब जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता पीएसएफ का, तब तक आपको ये गोल छोड़ना नहीं है। एज ए नीरज चोपड़ा ने 2 साल तक फेसबुक, व्हाट्सएप एंड किसी प्रकार की सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं थे अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो आप सबके साथ कनेक्ट होते हुए भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? मैं एक छोटा एग्जांपल दूं कि फेसबुक और व्हाट्सएप से नहीं कनेक्ट थे, ऐसे उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए अपने लाइफ के साथ, तब उनको गोल्ड मिला, जिसके मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, अब फ्राइडे को, अब जब ये 5 दिन का आप शेड्यूल बनाएंगे, 5 डे में आप सभी सब्जेक्ट जो आपके इंक्लूड हैं सिलेबस में, सबसे पहले मंडे वाले में आप रखो माइक्रोबायोलॉजी। क्या रखो? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में जो मैं आपको सेक्शंस के लेक्चर मिल रहे हैं आपको वेबसाइट पे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में ही आप सीरोलॉजी को कंसीडर करो, ठीक है, देन इम्यूनोलॉजी, देन बैक्टीरियोलॉजी एंड देन पैरासाइटोलॉजी। इतने सारे आपको माइक्रोबायोलॉजी के सेक्शंस में लेक्चर मिल रहा है वेबसाइट पे, ठीक है। देन आपको ट्यूसडे वाला जो सेक्शंस है उसमें आपको रखना है हेमाटोलॉजी एज वेल एज ब्लड बैंक। आप मंडे को हिमैट एंड ब्लड बैंक दोनों का एक साथ रखो, ठीक है, शेड्यूल में। वेडनेसडे को आप साइटोलॉजी एंड हिस्टो एक साथ रखो। 2-2 सब्जेक्ट का आप सेक्शंस बनाओ एक दिन का। एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर्स कवर करना है, ये मैं इसीलिए उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको शेड्यूल। थर्सडे को आपको बनानी है, दैट इज रिमेनिंग सब्जेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ठीक है आपको। अब रिमेनिंग 1 डेज बच गया हमारे पास फ्राइडे। फ्राइडे को आप रखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। 5 दिन का आपने बना लिया शेड्यूल, और 5 दिन के शेड्यूल में आपने लगभग सारे सब्जेक्ट रख लिए। एक सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड नहीं है जो आपका लैबोरेटरी मैनेजमेंट है। इसको लास्ट में चर्चा करेंगे, सबसे लास्ट में इसके बारे में भी बातें बताऊंगा, ठीक है। अब मंडे को आपने 4 सब्जेक्ट रखा है, टाइम कितना देना है आपको और कैसे पढ़ना है उसको समझिए। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अप्रोक्स आपको 4 आवर्स टाइम देना है। कितने? 4 घंटे। आपको हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा, कम से कम 1-1 वीडियोस, जो वीडियो लेक्चर आपको दिया गया है, 1-1 वीडियो लेक्चर पर्टिकुलर सबके देखने हैं आपको मंडे को, ठीक। टाइम बचता है तो आप दूसरा वीडियो भी देख सकते हो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो, ठीक। 4 घंटे इसको दिए। ये फर्स्ट टेक्निकल पार्ट के लिए। दूसरा हमारे पास कौन सा पार्ट है एग्जाम के लिए? वो है नॉन टेक्निकल पार्ट। कौन सा पार्ट है? नॉन टेक्निकल पार्ट है। एंड नॉन टेक्निकल पार्ट में आपको इंक्लूडेड है मैथ,
प्लस रीजनिंग एंड प्लस हिंदी, इंग्लिश एंड जीके जीएस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। अब आपको मैथ और रीजनिंग के लिए पर डे 2 आवर्स देने हैं। कितना देना है? 2 घंटा देना है मैथ एंड रीजनिंग के लिए। 1.5 घंटा 2 आवर्स देना है, इसमें से आप मैथ और रीजनिंग दोनों को। अच्छा, आप अगर 2 घंटे आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है अगर मेंटेन करना, तो आप 1.5 घंटा दीजिए, 1.5 आवर जो है आप दीजिए। मैथ और रीजनिंग को कम से कम आपको 1.5 घंटा देना ही देना है। और जो हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस है, इसको आपको हाफ एन आवर पर डे देना है। कितना? आधा घंटा। ये दोनों नॉन टेक्निकल पार्ट को आपको 2 घंटे पर डे देनी है, चाहे वो मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, इनके साथ में देना है 2 घंटे उसे। मंडे को आप 4 घंटा देंगे माइक्रोबायोलॉजी को, और प्लस क्या 2 घंटा नॉन टेक्निकल पार्ट को। 2 आवर्स जो है आपको नॉन टेक्निकल पार्ट को, यानी एक मंडे को मिनिमम आपको 6 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है। 2 महीने आपको, 1.5 महीने लगभग निकल चुके हैं आपके। टारगेट आपका अक्टूबर है, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे समय कम, जैसे जैसे आपके पास कम समय होते जाएगा एग्जाम का, आपको टाइम ऑफ ड्यूरेशन पढ़ने की बढ़ानी ही होगी, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। ऐसे नहीं होगा। अचीवमेंट के लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी, फोकस, गोल, डेडिकेशन एंड सैक्रिफाइसिंग, ये सारे चीज़ को इंक्रीज करते जाना होगा, तभी आपको गोल अचीव होगा। ठीक। ट्यूसडे को आप हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंक, ये 2 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 3 आवर्स देंगे। कितना घंटा देंगे? 3 घंटे देंगे दोनों सब्जेक्ट को। कम से कम 1-1, 2-2 लेक्चर देखिए ही देखिए दोनों सब्जेक्ट का। वीडियो लेक्चर्स आपको देखना है। आपके पास इतना टाइम नहीं कि सारे नोट्स आप रिवाइज करोगे। अगर टाइम बचता है तो पढ़ करो भी नोट्स को रिवाइज। बुक्स अगर आपके पास अवेलेबल तो बुक्स भी रिवाइज करो अगर टाइम बचता है तो। लेकिन एटलीस्ट ये पढ़ना किसको है? जो वीडियो लेक्चर्स में दे रहा हूँ उसको जरूर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि सारे लेक्चर यार, आप एक बार जो मैं वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूँ, कम से कम 4 बार आप रिवाइज कर दो ना मेरे सारे लेक्चर्स को, तो मैं आपको लिखित में दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन करोगे तब, ऐसा नहीं ध्यान से देखोगे तब। ऐसा नहीं मैं देख रहा हूँ वीडियोस और बातें सोच रहा हूँ गर्लफ्रेंड की अपनी, ऐसा नहीं मैं देख रहा हूँ वीडियो और मैं बातें सोच रहा हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड पता नहीं कहाँ होगा। ऐसे नहीं बच्चों, सबको डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा तब। ठीक है। हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंक को 2 घंटे देंगे, 3 घंटे देंगे, एंड 2 घंटे आपको नॉन टेक्निकल पार्ट को, जो कि पर डे देना है। कितना हो गया आपके पास? 5 घंटे हो गया। ठीक। प्लस 1 घंटा बच गया, 1 आवर आपको जो आपने कल पढ़ा था मंडे को, ये 4 सब्जेक्ट, इनको 1 घंटे में रिवाइज करनी है। रिवीजन कैसे करना है? जो वीडियो लेक्चर्स है उनको आप स्पीड 1.25 पे बना, क्योंकि आपने फर्स्ट बार में सारे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुना था, बैक कर करके सारी चीज़ समझ लिया था। अब रिवीजन में आप कैसे करेंगे? वीडियो को 1.25 के स्पीड पे बढ़ा देंगे, या हो सकता है 1.50, जैसे आपको कान को कंफर्टेबल लगता है, बढ़ा के कान में लीड डालिए और वीडियो को देखते रहिए, वो जल्दी आपको रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। तो रिवीजन पर डे करनी है। नहीं रिवीजन करोगे तो जो आपने प्रीवियस पढ़ा था वो सब भूल जाओगे, आप कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए आपने क्या किया? 1 घंटे का आपने रिवीजन टाइम निकाला, 6 आवर्स हो गया। वेडनेसडे को आपको हिस्टो एंड साइटो पढ़ना है। हिस्टो एंड साइटो के लिए आपको 2 घंटा कम से कम निकालना है। ये दोनों के लिए 1-2 घंटा कम से कम आपको वीडियो लेक्चर्स देखना है, हो गया। प्लस 2 घंटे हो गए आपको नॉन टेक्निकल पार्ट वाले को पढ़ना है, 4 घंटे हो गए। ओके। और 4 घंटे प्लस 2 घंटे आपको रिवीजन के लिए करना है। आप 2 घंटे रिवीजन के कौन कौन से हो गए? फर्स्ट डे मंडे वाला रिवीजन एंड ट्यूसडे वाला रिवीजन, दोनों को आप 2 घंटा रिवीजन में दोगे। 6 आवर्स हो गए आपको पढ़ने के लिए। ठीक है। थर्सडे को आएंगे। थर्सडे को आपको बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है। बायोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक पार्ट है आपके सिलेबस का, एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी भी। इन दोनों पार्ट को आप कम से कम 4 घंटे का टाइम देंगे। कितना आपको पढ़ना है? 4 घंटे तक वीडियो लेक्चर्स कम से कम देखना है। 2-2, 3-3 लेक्चर्स पर डे देखो ही देखो, नहीं देखोगे तो काम नहीं चलेगा। प्लस 2 घंटे आपका हो गया किसका? रिवीजन वाला। कितना हो गया? 6 आवर्स हो गए। ठीक है। अगर आप इस दिन पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो रख भी सकते हो, नहीं थके हो तो कम से कम इसमें 1 घंटे 1 आवर्स रिवीजन के लिए आप जोड़ो। रिवीजन आपको जो आपने वेडनेसडे को पढ़ा था उसका रिवीजन करो। किस दिन? थर्सडे को, जिस दिन ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने। देन आता है फ्राइडे को ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी को आपको 3 आवर्स देने हैं। कितना देना है फ्राइडे को? 3 घंटे आपको पढ़ने हैं। और 3 घंटे पढ़ने के बाद आपके पास 2 घंटे हो गया नॉन टेक्निकल पार्ट वाला। कितना हो गया टोटल? 5 आवर्स हो गए। 5 आवर्स और 1 आवर्स जो है आप प्रीवियस में जो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी पढ़ा है आपने,
5 आवर्स, 1 to 2 आवर्स, 2 आवर्स आप रख लो, आपको इसको रिवाइज करना है, यानी टोटल 7 घंटे पढ़ने हैं आपको फ्राइडे को भी। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़े तो आपने सारा सब्जेक्ट लगभग 5 दिन में पढ़ लिया जो आपके सिलेबस में था। टेक्निकल पार्ट एज वेल एज नॉन टेक्निकल पार्ट दोनों आपने पढ़ लिया। अब ये पढ़ने से अच्छा, अब इसमें सवाल आता है कि सर पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करनी है, जो आपकी लेक्चर से। तो जो आपने अगर आज बैच ज्वाइन किया है तो ऐसा नहीं कि आज वाला लेक्चर आपको देखने के लिए स्टार्ट कर देना है। आपको पढ़ाई लेक्चर फर्स्ट से, जो सभी सब्जेक्ट के लेक्चर फर्स्ट से मैं दे रहा हूँ उससे, वहां से आपको स्टार्ट करनी है। इतना सारा आप कवर करना स्टार्ट करोगे ना तो आप 10 दिनों में जो पहले के लेक्चर्स हैं वो कवर कर लोगे और अप टू डेट हो जाओगे कंटिन्यूअस पर डे वाले लेक्चर्स। ठीक है, ऐसे करोगे। अब आपके पास कितने दिन आपने पढ़ा है? 5 दिन वीक में पढ़ा है। आपके पास अभी भी 2 डेज, सैटरडे प्लस संडे, 2 दिन अभी भी आपके पास है। देखो बच्चों, छुट्टियां नहीं लेनी है बीएसएफ के प्रिपरेशन में। क्या करनी है? छुट्टियां नहीं लेनी है। अब जो आपको सैटरडे एंड संडे रिमेनिंग बच गया, पर डे आप कितना पढ़ रहे थे? 7-7 घंटे पढ़ रहे थे, तो 2 दिन आपके पास बच गया, सैटरडे एंड संडे, 7 दूना 14 घंटे आपके पास है। कितना हो गया 2 दिन को मिला के? 14th आवर्स हो गए। 14th आवर्स में आपने एक वीक में जितने भी वीडियोस देखे थे इन सभी सब्जेक्ट के, आपको इन 2 दिनों में सबको रिवाइज कर लेना है, A to Z जितना आपने पढ़ा था। रिवीजन मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसनेस। आपको अगर सक्सेस अचीव करना है तो रिवीजन करना ही होगा। बिना रिवीजन के सब भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा इतना टाइम देने का। तो फ्राइडे एंड सैटरडे को आप क्या करोगे? कोई भी नया वीडियोस नहीं देखोगे, जो आपने एक वीक में पढ़ा है उसको आप रिवीजन करोगे, रिवाइज करोगे। ऑलराइट, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे अकॉर्डिंग टू मी, ऐसे आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, तो आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सभी एमसीक्यूज आप सोल्व कर पाओगे इतना करने के बाद। देन आता है आपको इसके साथ साथ, जो मैं हाईली कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि बीएसएफ की वैकेंसी है, तो थ्योरेटिकल एग्जाम को, रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल एग्जाम को क्वालिफाई करना, क्योंकि रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाओगे अगर इतना कुछ करोगे। तो इसके साथ ही साथ आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के भी प्रिपरेशन स्टार्ट रखनी। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर फिजिकल एग्जाम तो रिटन के बाद होगा ना, हो सकता है मेरा रिटन एग्जाम में हो सिलेक्शन, ना हो सिलेक्शन, आज से ही हम फिजिकल स्टार्ट रखें। तो पहली बात आपको बता देता हूँ कि जो फिजिकल होगा एग्जामिनेशन, वो रिटन एग्जामिनेशन के जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 15 से 20 दिनों के बाद तुरंत फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। और कोई भी बच्चा जो पहले से प्रिपेयर नहीं है फिजिकल के लिए, इन 15 से 20 दिनों में फिजिकल प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। मैं अभी से बता देता हूँ, नहीं कर पाओगे भैया, निकल जाओगे सीधे, बेकार हो जाएगी सारी मेहनत। तो इसलिए फिजिकल प्रिपरेशन आपको इसके साथ ही पर डे करना है, अभी से ही लेके चलना है। पर डे मॉर्निंग में 4 बजे जगिए, आप थोड़ा परिश्रम करना होगा। जगने के बाद रोज रनिंग कीजिए, रोज पुशअप्स कीजिए, रोज आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप सारे एक्सरसाइज करने हैं। एक्सरसाइज के लिए जो भी चैनल्स रिक्वायर्ड होते हैं यूट्यूब पे आप देख के अपने वहाँ से भी सीख सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, डाइट आपको प्रॉपर रखिए, चना, गुड़, दूध, जो जो सारे डाइट्स होते हैं, डाइटिशियन के आप वीडियोस कुछ देख लीजिए, एक्सरसाइज फिटिंग वाले, वो आपको बता देंगे। वैसे डाइट आप कंप्लीट रखिए और रोज फिजिकल प्रिपरेशन कीजिए। फिजिकल प्रिपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस वैकेंसी। और इस तरीके से आप करेंगे तब जाके आपको चांस है कि आप इस पोस्ट को हायर कर पाएंगे, इस पोस्ट को अचीव कर पाएंगे। आई बात समझ में? कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा कि मेरा टेक्निकल नहीं निकला तो मैं फिजिकल क्यों करते रहूँगा अभी से प्रिपेयर। यार अगर सोच हो सकता है कि एज आपको नहीं निकले रिटन एग्जाम, तो नहीं निकलेगा तो आप जो फिजिकल प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके बॉडी को फिट करने के लिए होता है। ऐसा थोड़ी कि फिजिकल प्रिपरेशन होने से बॉडी वीक होती है। तो अगर नहीं निकला रिटन, सब कुछ बीएसएफ की वैकेंसी थोड़ी, अगर नहीं निकलेगा तो हम मर थोड़े ही जाएंगे, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करें। दिस इज नॉट एवरीथिंग। हाँ, एक बात अच्छी है कि अगर ये मिल गया तो लाइफ सिक्योर है, एक आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि नहीं मिलेगा तो जीवन खत्म है, इसके बाद फिर पढ़ना नहीं, इसके बाद आगे कुछ सोचना नहीं है। तो अगर रिटन नहीं निकला तो और फिजिकल हमने प्रिपेयर कर लिया था तो आपकी बॉडी तो ऑलरेडी फिट हो गई और अच्छी बात है, इसमें दिक्कत की क्या, परेशानी की क्या बात है। तो आलस छोड़ो और आज से पढ़ाई स्टार्ट करो। पढ़ोगे तभी मिलेगी नौकरी, नहीं पढ़ोगे बच्चों तो कुछ नहीं होगा। हर एक आदमी को मेहनत करना पड़ता है। आप मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैंने अपने बारे में कभी बताया नहीं है और अभी बताऊंगा भी नहीं, बहुत बाद में बताऊंगा कि मैं इस कैमरे के बिहाइंड कितनी स्ट्रगल करता हूँ
वो पता चलेगा आपको, कभी मेरी अपनी बायोग्राफी रिलीज होगी, लेकिन अभी नहीं, बहुत टाइम, अभी आप लोग को मैं पढ़ाऊँ, यही मेरा एक गोल है। तो आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और आगे बढ़िए। ओके, यही मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। थैंक यू।